हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विनीत कुमार आप सभी का अपने चैनल एजुकेटर बूस्टर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग 70वीं बीपीएससी के पीटी एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो पिछले 38वीं से 69वीं बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए हैं उसका डिस्कशन चल रहा है। और ये डिस्कशन में इस तरह से आप लोगों को कैसे लग रहा है इसके बारे में आप फीडबैक दीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो आज का डिस्कशन हम आगे बढ़ा रहे हैं उसी श्रृंखला में। तो देखिए, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। ठीक है, आपसे पूछ दिया कि अजातशत्रु किस वंश का राजा। तो देखिए, पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि मौर्य वंश का था, दूसरा दिया हुआ है हर्यक वंश का था, तीसरा है आपके पास नंद वंश का और चौथा दिया हुआ है गुप्त वंश का। तो अजातशत्रु हर्यक वंश का राजा था। कई बार इसका डिस्कशन मतलब कि किया जा चुका है। देखिए, हर्यक वंश में सबसे पहले जो राजा बने हैं वो बिंबिसार हुए। बिंबिसार, ठीक है। इसका जो पुत्र था वो था अजातशत्रु। अजातशत्रु, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था और इसका पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है 15 वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष, 21 वर्ष या कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर है वह 15 वर्ष की आयु में क्या हुआ, सिंहासन पर बिंबिसार बैठा था। ये महावंश क्या है, महावंश एक बुक है। बौद्ध धर्म को जानने के लिए एक ग्रंथ लिखी गई थी महावंश। उसी में से एक और ग्रंथ है, जैसे एक महावंश हो गया और दूसरा हो गया दीपवंश। ठीक है, कभी आपसे पूछ सकता है किस धर्म से संबंधित है। तो महावंश और दीपवंश बौद्ध धर्म से संबंधित बुक है और बौद्ध साहित्य के बारे में जितनी भी जानकारी मिलती है, बहुत सी जानकारियों का स्रोत है। इसी में ये लिखा गया है कि बिंबिसार जो थे 15 वर्ष की आयु में सत्ता मतलब कि सिंहासन पर बैठे थे और इसमें बोला गया कि 543 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या राजपाट संभाला। तो देखिए, इन सब चीजों को आप याद करते जाइए कि बिंबिसार, अजातशत्रु, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन मतलब कि आ रहे हैं। क्वेश्चन के पैटर्न को देखने से लग रहा है कि जो मगध का उत्कर्ष है उससे मतलब कि बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। राजा कौन था, उन्होंने कौन से युद्ध लड़े और मतलब कि किस वंश के थे। तो इससे क्या होता है कि आपको एक फोकस पॉइंट मिल रहा है कि अच्छा हाँ, इस चैप्टर को हमको पढ़ के जाना है। घुमा घुमा के क्वेश्चन वही आ रहा है, उसी के इर्द गिर्द है। तो मतलब कि इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखिएगा, अभी हर्यक वंश के बारे में पूछ दिया, फिर कोई पूछ सकता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। फिर कभी आपसे पूछ सकता है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे, या फिर पूछ देगा कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। तो कहने का मतलब है कि इनके संस्थापकों के नाम भी आप याद करके जाइए, मौर्य वंश के कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्यरत था। यानी मगध साम्राज्य की जब स्थापना हुई तो प्राचीन काल में उसकी राजधानी क्या थी। तो देखिए, प्राचीन काल में सबसे पहले उसकी राजधानी बनी राजगीर। बाद में आगे जाकर के उदयनी ने राजधानी शिफ्ट किया और फिर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में डेवलप किया। तो आप याद रखिएगा कि सबसे पहले जो मगध की जो प्राचीन राजधानी थी वो थी राजगिरी। और राजगिरी को किस नाम से जानते हैं, एक दूसरे नाम से भी जानते हैं राजगिरी को, गिरिव्रज। गिरिव्रज, मान लीजिए आपको राजगिरी न दे करके गिरिव्रज दिए रहेगा ऑप्शन में, तो वहां से आप देख लीजिए, याद कर लीजिए कि उसी का नाम गिरिव्रज है। प्राचीन काल में उसको गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता था। राजगीर के पास है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। ठीक है, देखिए, और इसमें लिखा हुआ है चंपा। तो ये जो चंपा जो थी वो अंग महाजनपद की राजधानी बनी। ठीक है, और ये वैशाली, वैशाली जो था
वज्जी महासंघ का राजधानी क्षेत्र था। ठीक है, इन सब चीजों को भी आप याद करते चाहिए कि हाँ, जो जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए कि इस बार आपसे मतलब कि दे दिया कि प्राचीन में मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देगा, अगली बार पूछ देगा कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, या फिर आपसे भी पूछ देगा कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सबसे पहले अपनी राजधानी के रूप में डेवलप किया। तो इस तरह की चीजें बदल बदल के आ सकती हैं, ऑप्शन से ही क्वेश्चन नया नया बन करके उभर के सामने आ सकता है, इसलिए इन सब चीजों को हम ध्यान दे करके चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। आपसे पिछले क्लास में भी हमने डिस्कशन किया था कि जो प्राचीन काल में कितने महाजनपद थे, तो महाजनपदों की संख्या 16 थी। ठीक है, तो उसी में से पूछ रहा है कि 16 महाजनपदों की सूची किस बुक से मिलती है, किस स्रोत से मिलती है। तो देखिए, महाभारत, अंगुत्तर निकाय, छांदोग्य उपनिषद या संयुक्त निकाय। तो 16 महाजनपदों की जो जानकारी मिलती है वो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। एक जैन बुक भी है, भगवती सूत्र, उससे भी 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन उसमें और इसमें फर्क यह है कि उसमें कुछ नामों में थोड़ा सा भिन्नता दिखाई पड़ती है। अभी जो हम 16 महाजनपद में से ध्यान में रखते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, चंपा, जो क्या बोलते हैं, अंग महाजनपद हो गया, फिर वज्जी संघ हो गया, कोसल हो गया, इस तरह के जितने भी, अवंती हो गया, गांधार हो गया, तो इस तरह के जो महाजनपद थे उसमें कुछ कुछ महाजनपदों के नाम में भिन्नता दिखाई पड़ती है। इसलिए आप ध्यान में रखिएगा कि 16 महाजनपदों की जो सूची की जानकारी हमें प्राप्त होती है वो अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में अच्छे से मतलब कि याद कर लीजिए। और देखिए, 16 महाजनपद से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर मगध से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इन सब चैप्टर को ज्यादा पढ़ करके जाइए, और परीक्षा हॉल में इन सब चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन मतलब कि आएंगे, क्योंकि विगत वर्षों के पैटर्न को देख करके हमको यही समझ में आ रहा है कि अच्छा, ये सब चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? देखिए, बार बार क्वेश्चन वही, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, मगध, ठीक है, पाटलिपुत्र, इन्हीं सबसे क्वेश्चन आ रहा है। तो उसी क्रम में अगला क्वेश्चन है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ठीक है, तो मगध शासक बिंबिसार का जो चिकित्सक था वो जीवक था। ये बहुत बड़े चिकित्सक थे अपने समय के, और इनके बारे में कहा जाता है कि बिंबिसार ने बुद्ध जी की सेवा में जीवक को भेजा था। ठीक है, और आगे चल के जीवक को फिर जो अवंती के राजा थे, चंड प्रदोत, इसके इलाज के लिए भी जीवक को अवंती भेजा गया था। ठीक है, तो कभी आपसे ये भी पूछ सकता है, अगला क्वेश्चन उसी से बेस्ड है कि चंड प्रदोत जो था अवंती का राजा था, और जीवक जो था, जब चंड प्रदोत बीमार पड़ा था तो बिंबिसार ने जीवक को चंड प्रदोत के इलाज के लिए अवंती भेजा था। और बिंबिसार और चंड प्रदोत में शुरू में काफी शत्रुता थी, आगे चल के धीरे धीरे इन लोगों में मित्रता स्थापित हो गई थी, और उसी मित्रता के तहत फिर उसने अपने जो चिकित्सक थे जीवक को उसकी सेवा में भेजा था, अवंती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदोत कहाँ का राजा था? देखिए, अभी मैं जो डिस्कशन कर रहा था उसी से बेस्ड आपसे क्वेश्चन भी पूछ चुका है परीक्षा में। प्रदोत कहाँ का राजा था? तो प्रदोत अवंती का राजा था। ठीक है, अवंती क्या है? महाजनपद जो हम पढ़ते हैं 16 महाजनपद, उसी 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद अवंती था, अवंती महाजनपद। ठीक है, महाजनपद। वर्तमान में इसकी स्थिति को देखेंगे तो मध्य प्रदेश के जो मालवा का क्षेत्र है, मालवा का क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, यहाँ मालवा का क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में अवंती महाजनपद उस काल में अवस्थित था। और अवंती महाजनपद जो दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी और दक्षिणी। ये अवंती महाजनपद दो स्थिति में बटा हुआ था, उत्तरी और क्या था, दक्षिणी। ठीक है, उत्तरी जो अवंती थी
उसकी राजधानी थी उज्जैन। ये भी बहुत ही प्राचीन शहर है। और दक्षिणी जो अवंती थी उसकी जो राजधानी थी वो थी महिष्मती। महिष्मती। आपसे कभी पूछ देगा, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी। जिस तरह से मगध की राजधानी पूछ रहा है उसी तरह से अवंती महाजनपद की भी राजधानी पूछ सकता है। उज्जैन देकर के कभी महिष्मती दे देगा। तो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। इसकी दो राजधानियां थी क्योंकि ये उत्तरी और दक्षिणी में बटा हुआ था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा खेरवेल का नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपसे इस राजा के बारे में पूछ रहा है और इसके विषय में हम लोग पहले के क्वेश्चन में भी इसके बारे में बहुत सारे डिस्कशन कर चुके हैं। तो देखिए राजा खेरवेल का नाम जुड़ा हुआ है, किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है हाथी गुफा लेक के साथ। तो देखिए राजा खेरवेल जो थे कलिंग के राजा थे, जो क्या है उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में उड़ीसा के पास जो भुवनेश्वर है वहां पर उदयगिरी की पहाड़ी है। भुवनेश्वर के पास ही उदयगिरी की पहाड़ी की एक श्रृंखला है। इसी उदयगिरी पहाड़ी में मतलब कि हाथी गुफा लेख लिखे गए हैं। उससे हमें राजा खारवेल के बचपन और उसके शासन प्रशासन के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं। राजा खारवेल क्या थी? जैन मतावलंबी थे। खारवेल जो थे जैन धर्म को बाद में मानने लगे, जैन मतावलंबी, ठीक है। इस धर्म को वो मानने लगे थे, इस धर्म में विश्वास करने लगे थे। तो इनके बारे में जो जानकारी है वो हाथी गुफा लेख से हमें प्राप्त होती है। और ये कहाँ है? उदयगिरी की पहाड़ियों में अवस्थित है, भुवनेश्वर से कुछ दूरी पे अवस्थित है, ठीक है। और साथ ही साथ हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि इसके अलावा मतलब कि खारवेल के बारे में हाथी गुफा के अलावा और कहीं भी कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। और जो लेख लिखा हुआ है ये सबसे पहले इसी राजा के द्वारा लिखा हुआ प्राप्त होता है। जो अभिलेख लिखने की जो परंपरा है उसकी जो शुरुआत है वो राजा खारवेल के द्वारा ही शुरुआत की गई थी। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है खारवेल, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस मतलब की वंश से था? महामेघवाहन वंश, चेदी वंश, सातवाहन वंश, रटभोजक वंश या उपयुक्त में से कोई नहीं है, इसमें से एक से अधिक। तो देखिए जो महामेघवाहन जो थे उन्होंने चेदी वंश की स्थापना की थी। कहने का मतलब यह है कि जो खारवेल थे वो चेदी वंश के थे। किस वंश के थे? वो चेदी वंश के थे। लेकिन चेदी वंश की जो स्थापना की थी वो महामेघवाहन ने की थी, इसलिए इस वंश को महामेघवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए जो खारवेल थे वो चेदी वंश के थे, चेदी वंश के थे, ठीक है। परंतु इस वंश की जो स्थापना किए थे वो महामेघवाहन ने किया था, महामेघवाहन ने किया था, ठीक है। इसलिए आगे चलकर इसको महामेघवाहन वंश के नाम से भी जाना जाने लगा। तो इसे दो नाम से जाना जाने लगा, एक चेदी वंश और दूसरा महामेघवाहन वंश। तो इस ऑप्शन के अनुसार कहाँ जाएगा? एक से अधिक। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। जब बीपीएससी में जिस साल क्वेश्चन आया हुआ था वो विवाद में चला गया था। बहुत लोग चेदी वंश मार के आए थे, बहुत लोग महामेघवाहन वंश में मार के आए थे। तो आयोग ने आगे जाकर के इसके उत्तर में बदलाव किया था और इसका उत्तर ई दिया हुआ था, अर्थात चेदी वंश और महामेघवाहन वंश दोनों को उन्होंने अपने उत्तर में समाहित किया हुआ था। इस चीज को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। मान लीजिए महामेघवाहन नहीं दिए रहेगा तो खारवेल किस वंश से संबंधित रखते हैं? चेदी वंश से। इस चीज को भी आप लोग अच्छे से याद करके अपना नोट डाउन कर लीजिए। अब बहुत सी जो महत्वपूर्ण जो चीजें होती है चर्चा के दौरान उसको आप अपने एक कॉपी में भी नोट डाउन करते जा सकते हैं, याद करने में बाद में आसानी होगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अंग जनपद की राजधानी थी। बार बार क्वेश्चन का रिपीटेशन, मैं बार बार क्वेश्चन लिख देता हूँ इसलिए कि देखिए इससे पता चलेगा कि कई क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछे गए हैं और बहुत से क्वेश्चन का रिपीटेशन भी हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है अंग जनपद की राजधानी क्या थी। इसकी राजधानी चंपा थी। और ये जो चंपा जो थी उसके वास्तुकार कौन थे? कभी पूछ सकता है कि चंपा का नगर का वास्तुकार जो थे महागोविंद थे। जब इतनी बार क्वेश्चन आ रहा है तो इसके वास्तुकार के बारे में भी पूछ सकता है, इसको लिख लीजिए वास्तुकार। ठीक है, जो चंपा जो नगर बना था उसके वास्तुकार जो थे महागोविंद थे। ठीक है, याद रख लीजिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि, और इसमें क्या देखिए कुंडग्राम दिया हुआ है इस ऑप्शन को, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये कुंडग्राम क्या था? यहाँ पर महावीर जी का जन्म हुआ था। ठीक है, ये वैशाली के पास है। वैशाली के पास ही कुंडग्राम में किनका जन्म हुआ था? महावीर जी का जन्म हुआ था। ये हम लोग भी डिस्कशन कर चुके हैं, उसको यहाँ से याद कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिर किसके द्वारा विजित की गई? एक क्षेत्र था, ये देखिए बराबर पर्वत श्रृंखला किसके द्वारा विजित की गई? तो ये जो जीता गया था खारवेल के बारे में जीता गया। अब देखिए खारवेल से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी खारवेल जहां मिले अच्छे से स्टडी कर लीजिए उसके बारे में, अब पूरी तरह से याद कर लीजिए, पूरे फैक्ट को याद कीजिए। खारवेल से देखिए बार क्वेश्चन आया। ठीक है, तो देखिए ये जो बराबर पर्वत श्रृंखला है, बराबर पर्वत श्रेणी, ये पहले गया के क्षेत्र में थी। ठीक है, गया क्षेत्र में थी, परंतु जैसे जिला का डिवीजन होते रहता है तो अब बहुत सारा इसका जो क्षेत्र है वो जहानाबाद के क्षेत्र में भी पड़ जाता है। ठीक है, तो कहीं पर पहले कहाँ थी? गया के क्षेत्र में था। जिले का जब थोड़ा सा डिवीजन होने लगा, मतलब कि बंटवारा हो गया, तो ये जहानाबाद के क्षेत्र में विस्तृत है। तो बराबर की पर्वत श्रेणी में स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? खारवेल के द्वारा। और खारवेल के बारे में हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि हाथी गुफा अभिलेख से इसके बारे में, हाथी गुफा अभिलेख से खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकता है कि खारवेल के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, या हाथी गुफा अभिलेख किस राजा के बारे में अच्छे से विस्तृत जानकारी देता है, तो वो खारवेल के बारे में जानकारी देता है। और इस अभिलेख में जो लिखा गया है, मतलब कि हाथी गुफा अभिलेख को पढ़ने के बाद जो हमें जानकारी मिलती है, यही वो पहला अभिलेख है जहां पर महाराजा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया। इस चीज को भी मतलब कि आप अपना अंडरस्टैंडिंग में, ध्यान में, मेमोरी में रखिएगा। कभी आपसे पूछ सकता है कि महाराजा शब्द का जो प्रयोग हुआ है मतलब किस अभिलेख में सबसे पहले मतलब कि वर्णित था। आपसे गिरनार का अभिलेख, फिर हाथी गुफा का अभिलेख, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, ये सब चीजें ऑप्शन में दे देगी, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। हाथी गुफा अभिलेख से सबसे प्राचीन काल में महाराजा शब्द के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और खारवेल के द्वारा मतलब कि ये सब लिखवाया गया था। उड़ीसा के क्षेत्र में अवस्थित है और भुवनेश्वर से कुछ दूरी पे अवस्थित है। उदयगिरी की पहाड़ी वहीं पर अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध। आपसे पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र प्रशासन के बारे में जानकारी किस बुक से मिलती है? तो देखिए दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, अशोक शिलालेख या फिर इंडिका। तो देखिए इसका आंसर है इंडिका। इंडिका से हमें उस समय के पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। इंडिका लिखा किसने था? यहीं पर देख लीजिए, इंडिका जो लिखा था उसे मेगस्थनीज ने लिखा था। मेगस्थनीज ने लिखा था इंडिका। ठीक है, यह यूनान का रहने वाला था। ठीक है, और जब चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध में मतलब कि सत्ता स्थापित कर चुका था, तब जाकर सेल्यूकस निकेटर ने दूत बना करके मेगस्थनीज को मगध के क्षेत्र में भेजा था। ठीक है, और मेगस्थनीज वहां दूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था और उसने इंडिका नामक एक बुक लिखी और वहां के नगर के प्रशासन के बारे में
एक विस्तृत वर्णन किया। ठीक है, पाटलिपुत्र के बारे में मेगस्थनीज कहता है कि यहाँ पर उसने एक 6 समिति का वर्णन किया है। कितनी समिति? कि पाटलिपुत्र में 6 समिति थी और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य थे, यानी टोटल हो गए कितने? 30 सदस्य। ठीक है, प्रत्येक में 5 सदस्य, 6 समिति थी, प्रत्येक में 5 सदस्य थे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 30 सदस्य, यानी 30 सदस्य के द्वारा इस पूरे पाटलिपुत्र के प्रशासनिक व्यवस्था को मतलब कि देखा जाता था, मॉनिटरिंग किया जाता था। तो 6 सदस्यीय समिति के बारे में उसने मतलब कि जानकारी दी। किसने जानकारी दी? मेगस्थनीज ने अपनी बुक्स इंडिका में। ठीक है, और देखिएगा एक चीज और भी कि उस समय मेगस्थनीज ने जो नगर के प्रशासनिक जो अधिकारी थे उसके लिए एक वर्ड यूज किया है, एरिस्टोनोमोई। एस्टिनोमोई, क्या ये वर्ड यूज किया है? एक वर्ड यूज किया था एस्टिनोमोई। ठीक है, ये प्रशासनिक अधिकारी थे पाटलिपुत्र के प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में इसने वर्ड यूज किया था। प्रशासनिक अधिकारी थे, उसको एस्टिनोमोई नाम से संबोधित किया है। ठीक है, इस चीज को भी आप पूरा से ध्यान रखिएगा अच्छे से कि मेगस्थनीज यूनान का रहने वाला था। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में इसे दूत बना करके भेजा था। वहां रहते हुए उसने एक बुक लिखा, इंडिका, और उस इंडिका बुक में ही पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन किया और वो उसने बताया कि वो 6 समिति में बटा हुआ था, प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य थे। इस तरह टोटल कितने हो गए? 30 सदस्यीय समिति थी। और उसने पाटलिपुत्र के जो प्रशासनिक कार्यों में लगे हुए जो अधिकारी थे उसको एस्टिनोमोई के नाम से संबोधित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? ठीक है, सिकंदर यूनान का एक राजा था। ठीक है, एक पूरे दिग्विजय पे निकला हुआ था। इसको मतलब कि प्राचीन ग्रंथों में सिकंदर महान के नाम से भी जानते हैं। तो उसके बारे में बोल रहा है कि उससे समकालीन कौन था। तो ये सिकंदर जब यूनान से निकला और उस क्षेत्र को विजिट करते हुए पूरे एरिया को, इराक, ईरान, इस तरह के एरिया को पूरी तरह से जीतते हुए जब भारत के पंजाब के क्षेत्र से जब प्रवेश कर रहा था तो झेलम के तट पे, किस तट पे? झेलम के तट पर इसकी जो लड़ाई हुई थी वो पोरस से हुई लड़ाई इसकी। और मतलब कि पोरस भी एक बहुत ही प्रतापी राजा था, परंतु सिकंदर के द्वारा हार गया। तो झेलम के तट पे तो ये लड़ाई हो गई मतलब सिकंदर और पोरस के बीच में। फिर वहां से जब उसके जो सैनिक जब आगे बढ़े तो ब्यास नदी के तट के पास पहुंच करके उसके सैनिक आगे जाने से मना कर दिए थे। इतिहासकार बोलते हैं इसके कुछ कारण हो सकते हैं। कारण ये रहा होगा कि बहुत दिनों से इसके सैनिक लड़ाई कर रहे थे, तो हो सकता है सैनिकों में थकावट मतलब कि भर गया हो और साथ ही साथ उन्हें अपने घर की याद आ रही हो, इसलिए उन्होंने आगे जाने से मना कर दिया, लड़ने से मना कर दिया। एक दूसरा कारण यह भी कहा जाता है कि जब सिकंदर मतलब कि व्यास के तट पे जब पहुंच गया था, व्यास के तट पर, तब उसे जानकारी मिली कि मगध के क्षेत्र में एक बहुत ही प्रतापी राजा है। वो है नंदवंशी राजा घनानंद। उसकी एक विशाल सेना है और उस सेना से मतलब कि शायद ही हम जीत पाए। ठीक है, तो ये भी इतिहासकार बोलते हैं। और इन्हीं सब मतलब परिप्रेक्ष्य को देखते हुए सिकंदर फिर व्यास के तट से ही वापस चला गया। ठीक है, इसीलिए जब सिकंदर भारत के क्षेत्र में जब मतलब कि आक्रमण करने की योजना बना रहा था उस समय मगध का जो राजा था वो घनानंद था। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। और घनानंद जो है वो नंदवंशी राजा है। घनानंद क्या है? घनानंद नंदवंश का अंतिम राजा, नंदवंश का अंतिम राजा है, अंतिम राजा है घनानंद। इसी घनानंद को मार करके फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने मतलब कि मौर्य वंश की स्थापना की थी। इस चीज को आप याद रखिएगा कि घनानंद को फिर
चंद्रगुप्त मौर्य ने मार दिया था और फिर मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हूण राजा तोरमाड़ किस अलौकिक राजा द्वारा पराजित किया गया था? ये तोरमाड़ के बारे में पूछ रहा है। हूण जो थे मध्य एशिया के मतलब कि एक जनजातीय मतलब कि कबीलाई लोग रहते थे और उनका जो राजा था तोरमाड़ था। वे रह रह करके गंगा की घाटी में और भारत के पश्चिमी क्षेत्र में कई बार आक्रमण कर चुके हैं। ठीक है, उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि हूण राजा तोरमाड़ किस अलौकिक राजा के द्वारा पराजित किया गया था? तो तोरमाड़ जो पराजित हुआ था प्रकाश वर्मन के द्वारा पराजित हुआ था। जब तोरमाड़ ने गंगा की घाटी के क्षेत्र पर आक्रमण किया उस समय प्रकाश वर्मन ने तोरमाड़ को बुरी तरह से पराजित किया था। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा प्रकाश वर्मन। देखिए, हूण अक्सर मतलब कि आक्रमण किया करते थे। गुप्त काल में हूणों के द्वारा कई आक्रमण हुए। ठीक है, तो स्कंदगुप्त जो राजा था गुप्त काल का, उसने मतलब कि हूणों को बुरी तरह से पराजित किया था। ठीक है, स्कंदगुप्त जाना भी जाता है हूणों को परास्त करने के लिए। तो उसने बहुत ही बुरी तरह से हूणों को पराजित किया था। जब स्कंदगुप्त की मृत्यु हो गई तब भी हूण आक्रमण करते रहे। ठीक है, तो उसी क्रम में फिर तोरमाड़ ने भी आक्रमण किया था, लेकिन उस समय भी एक राजा मतलब कि शक्तिशाली थे प्रकाश वर्मन, जिसने तोरमाड़ को परास्त किया। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रकाश वर्मन। तोरमाड़ का एक पुत्र था। ठीक है, उसको भी आप मतलब कि याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसका एक पुत्र था मिहिरकुल। ठीक है, उस चीज को भी आप मतलब कि ध्यान में रखिएगा कि उसने मतलब कि वो भी एक प्रतापी राजा है और उसका भी इतिहास में कुछ योगदान है। तो इस तरह से मतलब कि इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं, तोरमाड़ का पुत्र कौन था? मिहिरकुल। मिहिरकुल। ठीक है, यह भी हूण शासक है। कभी कभी आपसे ऑप्शन भी दे देगा कि निम्न में से कौन हूण शासक है। ठीक है, चार ऑप्शन इधर, तीन ऑप्शन इधर से दे देंगे, एक ऑप्शन मिहिरकुल दे देगा। तो कहने का मतलब ये भी याद रखिएगा कि जो मिहिरकुल है वो हूण वंश से रिलेटेड है। ठीक है, इस तरह से आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पर रोकते हैं और हम लोग अपना नेक्स्ट डिस्कशन अगले वीडियो में लाएंगे और इसी तरह की चर्चाएं चलती रहेंगी और जरूर आपको इस डिस्कशन से लाभ मिलेगा। ठीक है, और अगर हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू।